दोस्तों, इनसाइड विद मौसम अगर मैं कुछ आमदन नो फ्लाई लिस्ट को अपडेट कर दिया गया और इसके साथ साथ ही पाकिस्तान भर के तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर ये सख्त तरीन हदायत जारी कर दी गई हैं कि जनाब नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर सख्ती के साथ अमल दरामद कराया जाएगा और इसका इतलाक आज से ही होगा। और छुट्टी वाले दिन अगर वजारत दाखिला की तरफ से इस तरह की हदायत आ रही हैं कि जनाब नो फ्लाई लिस्ट, इसके अंदर ना सिर्फ मजीद नामों का इंदराज कर दिया गया है, इसको अपडेट कर दिया गया है, बल्कि इसके ऊपर अमल दरामद भी कराया जाए और पाकिस्तान से बाहर जाने वाले अफराद की सख्त तरीन स्क्रीनिंग की जाए। तो इसका मतलब ये है जनाब यहाँ पर कोई बहुत बड़ा ताता थैया होने जा रहा है, कोई बहुत बड़ा जनाब दमादम मस्क के अंदर होने जा रहा है, जिसके लिए ये तासुर फैलाना बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है कि जनाब अब किसी के लिए कोई हालात ऐसे नहीं बचे जहाँ पर वो अपने लिए कोई बचाव का बंदोबस्त कर सके। बताया जा रहा है वजारत दाखिला के अहम तरीन ज़राए के मुताबिक कि जनाब ये जो नो फ्लाई लिस्ट है, इस फ्लाई लिस्ट के अंदर जो मज़ीद नाम शामिल किए गए हैं, इसके अंदर बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से मुलव्वस रह चुके हैं 9 मई के वाक़यात में, या उनका ताल्लुक अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो उसके रुकन कौमी असम्बली रह चुके हैं या उसके सरगर्म कारकुन रह चुके हैं। क्योंकि अब स्टेट की तरफ से जो जिसे हम कह सकते हैं को सख्त तरीन ऑपरेशन उसके इशारे मिल रहे हैं, लिहाजा इन तमाम अफराद को पाकिस्तान के अंदर रहने पर मजबूर करना, यानी इनके लिए तमाम तर गुंजाइशों को ख़त्म करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो बैरून मुल्क बैठ कर तरह तरह के प्रोपेगेंडा करते हैं, उन्होंने अब नाच नाच के घुंघरू तोड़ देने हैं। उन्होंने कहा जनाब अन्नी पैगी पाकिस्तान में, और यूरोपीय यूनियन को ख़त लिख लिख कर इस बात पर आमादा करना है कि पाकिस्तान के लिए जो अपने GSP प्लस का दर्जा अगले 10 साल के लिए एक्सटेंड करने का फ़ैसला किया है, बराए करम इसको मनसूख कर दिया जाए और पाकिस्तान का मज़ीद नातका बंद कर दिया जाए। इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों गवर्नमेंट की तरफ से ये फ़ैसला लिया गया, क्यों नो फ्लाई लिस्ट के अंदर अपडेट किया गया, और ऐसा कौन सा ऑपरेशन या क्रैकडाउन होने जा रहा है जिसके पेश नज़र इस तरह के इक़दामात लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूँगा, लेकिन उससे पहले ज़रा IMF की थोड़ी सी माप बहन कर लें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये मेरे और आपका बराह रास्त इशू है। बिजली एक ऐसी चीज़ है जिसके इस्तेमाल के बगैर कोई काम मुमकिन नहीं है। बिजली नहीं होगी तो आप अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं कर सकेंगे, बिजली नहीं होगी तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकूँगा, बिजली नहीं होगी तो ये पंखा नहीं चलेगा, बिजली नहीं होगी तो ये लाइट नहीं चलेगी, बिजली नहीं होगी तो हमारे कारखाने नहीं चलेंगे, बिजली नहीं होगी हमारी मिलें नहीं चलेंगी, बिजली नहीं होगी तो इसका मतलब ये होगा कि हम वापस स्टोन एज में चले जाएंगे। लेकिन इस बिजली को मेरी और आपकी दस्तरस में रहना चाहिए, मेरे और आपके लिए अफोर्डेबल प्राइस के अंदर रहना चाहिए, ताकि मैं और आप अपनी जो रोज़मर्रा ज़रूरियात हैं उनको अच्छे तरीके से कमा हक़हू पूरा कर सके। लेकिन एक ही झटके के अंदर बिजली की कीमत में जो बेसिक यूनिट है उसमें इजाफा कर दिया गया है 4 रुपये 95 पैसे का, और वो बिजली का यूनिट जो आज से 5 साल पहले 7 साल पहले बड़े आराम से 13 रुपये का मिल रहा था, इस वक्त उसकी जो बेसिक वैल्यू है वो तकरीबन 30 रुपये के लगभग पहुंच चुकी है। 29 रुपये 54 पैसे है या 29 रुपये 60 पैसे है। इसके एतबार से ये सिर्फ बेसिक यूनिट प्राइस है। बेसिक यूनिट प्राइस का मतलब ये है कि अभी इसके ऊपर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगने हैं। बेसिक यूनिट का मतलब ये है कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के साथ साथ इसमें क्वार्टरली फ्यूल एडजस्टमेंट्स भी होनी है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो दीगर सरचार्जेस हैं वो वसूल किए जाने हैं, और उसके बाद इसके ऊपर जो जनरल सेल्स टैक्स है 17% वो भी इम्पोज किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये पर यूनिट बिजली की कॉस्ट कम से कम 35 रुपये यूनिट हो जाएगी घरेलू सार्फिन के लिए। और इसके साथ साथ ये जो पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स का चक्कर था उसके अंदर भी इजाफा कर दिया गया है। पहले जो था वो शाम 6 बजे से लेकर 10 बजे तक को पीक आवर्स डिक्लेयर किया गया था, और यहाँ पर बिजली के जो रेट थी उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट थी वो तकरीबन 44 रुपये के करीब बनती थी। अब पीक आवर्स के ड्यूरेशन में इजाफा कर दिया गया है। अब शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक का ये जो टाइम है इसको पीक आवर्स डिक्लेयर किया गया है, और करंट इजाफे के बाद ये जो पीक आवर्स में बिजली की कॉस्ट होगी ये तकरीबन 50 रुपये पर यूनिट कॉस्ट की जाएगी, और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल यूनिट्स और दीगर उसके अंदर भी इजाफा होता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जनाब वो तमाम अशिया जो हम इस्तेमाल करते हैं, बिजली के नरखों में इजाफे का मतलब है कि हर एक चीज़ की कीमत में इजाफा, हर एक चीज़ की कीमत में इजाफे का मतलब यह है
कि आप जो पहले एक पेन अगर आप पहले 10 रुपए का ले रहे थे तो अब उसकी कीमत में इजाफा हो जाएगा, अब ये कम से कम 12 रुपए का मिलेगा। 12 रुपए का मतलब ये है कि अब इसके ऊपर आपको जो सेल्स टैक्स है, जो पहले आप 10 रुपए के एतबार से देते थे, अब 12 रुपए के एतबार से देंगे, उसके अंदर भी इजाफा हो जाएगा। अगर इसके हर एक चीज़ की वैल्यू के अंदर इजाफा हो जाएगा और उससे यकीनी तौर पर हुकूमत तो ये कहेगी कि जनाब IMF की वजह से हम मजबूर हैं, क्योंकि आज ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने IMF की जो वो है मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको उनके साथ बातचीत भी की है और उनको इस बात का यकीन भी दिलाया है कि जनाब आपके साथ जो हमने टर्म्स एंड कंडीशंस को निगोशिएट किया है, तय किया है, लॉक किया है, उन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर लेटर एंड स्पिरिट अमल दरामद किया जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने आमों का एक तोहफ़ा भी, जो पाकिस्तानी बेहतरीन आम है, उनका एक तोहफ़ा भी IMF को भेजा। यानी यहाँ पर उन्होंने जो है वो शेक हमारा निकालना है, मिल्क शेक हमारा बनाना है, पिलाना उन्होंने IMF को है। लेकिन ये वो कड़वा घूंट है जो शायद करना पड़ेगा, इसके अलावा चारा कोई नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि लोग, मैं और आप, हम तो इस तरह के बहुत सारी चक्कियों में पिस चुके हैं, हमारा अर्क बहुत ज़्यादा निकल चुका है। हम एक मरतबा फिर भी अपनी बेइंतहा मजबूरी में भी शायद ये कड़वा घूंट पी लें, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि ये इतनी शदीद गर्मी में इस पंखे के नीचे बैठें, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन अगर इस कुर्बानी के बावजूद भी, इतनी शदीद तरीन माशी दबाव के बावजूद भी, अगर ये जो इस मरतबा भी गवर्नमेंट के ऐलान करदा इक़दामात के नतीजे में भी माशी बहाली नहीं हो सकी, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट ना हो पाई, और ये वाला जो कर्ज़ मिलने जा रहा है IMF की तरफ से और उसके बाद खलीजी ममालिक की तरफ से, वो भी अगर रायगां चला गया तो फिर कौन पुरसान हाल होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसके साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप अपने लिए जो तमाम तर चीज़ों को फ़र्ज़ करते हैं कि जनाब ये काम इसके नतीजे में होगा और उसके लिए इस तरह के हमें हालात दरकार होंगे, लेकिन अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी वो सियासी इस्तेहकाम आपको हासिल नहीं होता जो माशी तरक्की के लिए रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब ये होगा कि अब तक के लिए किए जाने वाले तमाम इक़दामात ना सिर्फ रायगान चले जाएंगे, बल्कि ये जो कीमतों में इजाफा हुआ है, इसकी वापसी के इम्कानात तो बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह जाएंगे, क्योंकि इसके हर एक चीज़ का दारोमदार कहीं ना कहीं जाकर डॉलर से भी मिलता है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं जिससे इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ माशी जो सरगर्मियां हैं वो डेवलप होंगी। जिसकी मिसाल आपको देता हूं कि जब से ये गवर्नमेंट आई थी तो इनको LNG कार्गोज़ लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा तको-दो करना पड़ना था, बल्कि जो स्पॉट्स होते थे वो खाली चले जाते थे क्योंकि उनके एवज़ बिड्स नहीं मिलती थी। और अभी 3 ऐसे टेंडर किए गए वज़ारत पेट्रोलियम की तरफ से LNG के लिए, जहां पर बिडर्स ने जो है ना वो अपने इंटरेस्ट शो ही नहीं किया और उसके लिए किसी तरह की कोई पेशकश मौसूल ही नहीं हुई। अब जैसे ही IMF के साथ प्रोग्राम हुआ, जैसे ही IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इसकी मंजूरी दी और पाकिस्तान को फंड्स ट्रांसफ़र किए गए, उसके बाद खुद एक कंपनी ने पाकिस्तान के साथ रब्ता किया और उन्हें पाकिस्तान को जो कार्गो है LNG का वो देने की पेशकश की। उन्होंने कहा जनाब हम आपके साथ अगर आप चाहें तो तवील मुद्दती अरेंजमेंट भी करने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब ये है कि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के जनरेट होते ही या एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ प्रोग्राम में आने के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं जो हासिल किए जा सकते हैं और उन एडवांटेजेस की बेसिस के ऊपर ही कुछ आगे इक़दामात हैं वो ऐसे किए जा सकते हैं जिनके ज़रिए मेरे और आपकी मुश्किलात का अजाला हो सके। लेकिन उसके लिए स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस मरतबा जो हुक्मरान तबका है हमारा उसको अपनी अय्याशियों से पीछे हटना होगा। अदरवाइज़ इस मरतबा मैं और आप शायद कुर्बानी देने के लिए आमादा नहीं होंगे। और इसी पैराए के अंदर अगर हम देखें सियासी इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम, तो उसके लिए जो ज़रूरी इक़दामात हैं वो लिए जाना और ख़ास तौर पर 9 मई के मुर्तकब अफराद को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को अगर आपने कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना है और ख़ास तौर पर उनके सरगना यानी जनाब इमरान खान साहब को, तो तब आपके लिए जो हकीकी मानों में आपके पास जो दस्तयाब शवाहद हैं वो इस हद तक
जिसे हम कह सकते हैं क्रेडिबल होना चाहिए कि उसके ऊपर अदालतें अपनी तमाम तर ख्वाहिशात के बावजूद, बंदयाल साहब अपनी मौजूदगी के बावजूद भी इमरान खान साहब को उन शवाहद की रोशनी में कोई रिलीफ ना दे सकें, तभी आप इमरान खान साहब को सज़ा दिलवा पाएंगे। अदरवाइज़ ये काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अलबत्ता कुछ ऐसा माहौल यकीनी तौर पर क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पर इस तासुर को तक़वियत मिल सके कि ये जो मई के बाद जुलाई आने के बावजूद भी, 3 महीने गुजरने के बावजूद भी इस वाक़े की जो शिद्दत है और इस वाक़े में के जो मुलव्वस अफराद हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए जो रिज़ॉल्व है पाकिस्तान के इदारों का और पाकिस्तान की ममलिकत का, पाकिस्तान की रियासत का, वो कम नहीं हुआ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जनाब ऐसे तमाम अफराद जिनके बारे में इस बात के शुबा का इजहार किया जा रहा है कि जनाब वो दाएँ बाएँ हो रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर जाने की तगदो में हैं, कईयों के बारे में इस बात का इंकशाफ हो रहा है कि जनाब वो जो है अफ़गानिस्तान के ज़रिए, ईरान के ज़रिए कहीं इधर उधर ममालिक में जाने के लिए सरगर्दा हैं। उन तमाम लोगों के रास्तों को रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और यही वजह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक कानून की पकड़ में नहीं है। जैसे इमरान खान साहब का भांजा है हसन न्याज़ी, वो अभी तक पकड़ में नहीं आया, मुराद सईद अभी तक पकड़ में नहीं आया, इस तरह असलम इकबाल अभी तक पकड़ में नहीं आया, हमाद अज़हर अभी तक पकड़ में नहीं आया। ऐसे बहुत सारे लोग और भी हैं जो अभी तक पकड़ में नहीं आए और उनको जो है तमाम लोगों को जकड़ा जाना और उनको खींच के लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो नो फ्लाई लिस्ट है, इसके अंदर मज़ीद नाम शामिल करने का मकसद और एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इन ऐसे तमाम अफराद जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ मुख्तलिफ़ एयरपोर्ट्स के ऊपर अपनी जो है करके जनाब दाएँ बाएँ होके निकल जाते थे। बहुत सारे लोग हमने माजी में देखा कि जनाब उनका इस सूबे के अंदर नाम आया हुआ है नो फ्लाई लिस्ट में, वो खैबर पख्तूनख्वा से फ़्लाई कर जाते हैं, वो जनाब सिंध से फ़्लाई कर जाते हैं, वो जनाब गवादर से फ़्लाई कर जाते हैं, वो इधर उधर दीगर मुकामात से लोग दाएँ बाएँ हो जाते हैं, फैसलाबाद से चले जाते हैं, सियालकोट से चले जाते हैं। ये जो थे लापता जर्नलिस्ट जनाब इमरान रियाज़ साहब, ये भी सियालकोट से ही जा रहे थे कतर, जब उनको रोका गया और उसके बाद से वो अब तक लापता है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लूप होल्स बनाए हुए थे जहाँ से वो अपने लिए कुछ ना कुछ गुंजाइशें हासिल कर लेते थे और वहाँ से निकल जाते थे। अब ये जो सिचुएशन है और जिस तरीके से इमरान खान साहब की तरफ से कल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को धमकी दी गई है कि जनाब फ़िक्र ना करो, मैं आ रहे हैं वापस आ गया हूँ, तुन के रह जाऊँगा, इस तरह के जो अल्फाज इमरान खान साहब की तरफ से अदा किए गए हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऑल दो कि इमरान खान साहब की तरफ से कल जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई गई है, इमरान खान साहब ने जिस तरह सवालों के जवाबात दिए हैं और ख़ासतौर पर एक सवाल के ऊपर जिस तरह उन्होंने बरहमी का इजहार किया है, इसके तमाम के तमाम एविडेंसेस मौजूद हैं, ऑडियो एविडेंसेस भी मौजूद हैं, वीडियो एविडेंसेस भी मौजूद हैं। इमरान खान ने जो जो कुछ बोला है उसको तहरीरी तौर पर जो है उसको रिकॉर्ड भी किया गया है, इमरान खान साहब को दिखाया भी गया है, इमरान खान साहब से दस्तखत भी लिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस चीज़ों को मनफी अंदाज में या स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके रास्ते को रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो इमरान खान साहब की तरफ से बार बार एक मरतबा फिर जनरल फैसल नसीर साहब का नाम लिया जा रहा है, तो फिर ये वाले ख़दशात भी दोबारा डेवलप हो रहे हैं कि किसी न किसी लेवल के ऊपर इमरान खान साहब एक मरतबा फिर रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज करने जा रहे हैं अपनी मुमकिन गिरफ्तारी की सूरत में। लिहाजा उसका रास्ता इसी तरह के सख्त इक़दामात से ही रोका जा सकता है और उसके लिए ये तमाम इक़दामात किए गए हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।